ए माना कि ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी, तो क्यों ना हम 4 दिनों को साकार करने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल, जिसके लेखक है शिव पूजन साय से संबंधित बेसिक नोट्स और एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आगामी एग्जाम झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वैसे छात्र जो एक्सरसाइज कांस्टेबल में पेपर 2 में हिंदी भाषा का चयन किए, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह पुस्तक आपको पढ़नी है, पुस्तक आप परचेज कर लीजिएगा या फिर आपको एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब पर पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पुस्तक में टोटल 5 चैप्टर है और यह पाँचों जो पाठ है आपके सिलेबस में एक्सरसाइज कांस्टेबल के, और ये पांचों पार्ट आपको जो है एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के साथ साथ यूट्यूब पे पढ़ा दी जाएगी और ऐप पे इसके बेसिक नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको सेक्शनल टेस्ट वगैरह अपडेट कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा कि किस प्रकार से आप इसे बेहतरीन तौर पर पढ़ सकते हैं। बाद बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप देखिए कि माता का अंचल जो कहानी है, इसके लेखक है शिव पूजन साय। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिव पूजन साय से संबंधित बेसिक जानकारी हमें पता हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनसे संबंधित बेसिक जानकारी हम जीवन परिचय स्वरूप जानना शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1893 में हुआ है। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो उनवास गांव, भोजपुर जिला, बिहार में इनका जन्म हुआ है और बचपन का नाम इनका भोलानाथ था। नेक्स्ट इनके कार्यों से संबंधित हम चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्य स्वरूप इन्होंने जो है 10वीं बाद बनारस की अदालत में नकलन की नौकरी की। उसके बाद यह हिंदी के अध्यापक बने, परंतु असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर हिंदी के अध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया है। और बताऊं तो यह उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, पत्रकार के तौर पे काम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हें गद्य के लेखक के तौर पे जाना जाता है। मृत्यु इनकी हो गई 21 जनवरी 1963 को पटना में। तो यह तो थे कुछ बेसिक जानकारियाँ शिव पूजन साय सर से संबंधित। अब आइए इनके प्रमुख कृतियाँ हम देख लेते हैं। तो उनमें से प्रमुख है, अगर हम कथा और उपन्यास देखें सबसे पहले इनके द्वारा लिखित, तो पहला है देहाती दुनिया, जो कि 1926 में आई थी। उसके बाद है शिव पूजन रचनावली, जो 4 खंडों में 1956 से 59 के बीच आई। उसके बाद है वे दिन वे लोग 1965 में, स्मृति शेष 1994 में, ग्राम सुधार 2007 में और शिव पूजन साय की साहित्य समग्र, जो कि 10 खंडों में 2011 में आई। तो इनको आप ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप VVI करके देहाती दुनिया को याद कर ले। इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यह जो आप कहानी पढ़ रही है वह यहीं से ली जा रही है। आगे आपको यह बात बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी पत्र पत्रिकाओं की, तो उसमें है मतवाला 1923 में, माधुरी 1924, जागरण 1932, बालक 1934 और हिमालय 1946 से 47 के बीच में। इसमें ये पांचों के पांचों आप याद कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं, इनसे संबंधित आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको हमारा अगर काम अच्छा लग रहा है तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे SB_सुभाष वर्मा यूजर नेम के माध्यम से हमें सर्च करके फॉलो कर सपोर्ट कर सकते हो। और एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो जरूर डाउनलोड कर ले। उसके बाद हम बात करते हैं इनके सम्मान का। तो 1960 में इन्हें जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे आइए हम माता का अंचल जो आप कहानी इस वक्त पढ़ रहे हो, इससे संबंधित हम बेसिक नोट्स के तौर पे सबसे पहले हम कहानी के पात्र देख लेते हैं, फिर कठिन शब्द वगैरह देख लेंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस कहानी का आखिर में सार संदेश क्या देना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से लेखक। उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो आप पढ़ रहे हैं माता का अंचल कहानी, यह उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया। और देहाती दुनिया कब पब्लिश हुआ था, तो मैंने अभी आपको बताया 1926 में पब्लिश हुआ था। अब देखिए इस कहानी में मुख्यतः जो मुख्य पात्र के तौर पे आप समझ सकते हैं माता का अंचल में, तो है भोलानाथ स्वयं, जिनका असल नाम कहानी में तारकेश्वर नाथ दिया गया है। उसके बाद भोलानाथ के बाबूजी हैं, जिन्हें वे पिताजी कहते हैं। भोलानाथ के मैया है, मतलब भोलानाथ की माँ है, जिन्हें वह मैया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है भोलानाथ का एक दोस्त बैजू, और उसके बाद मूसन तिवारी नामक एक बूढ़े व्यक्ति हैं मरियल से, उनका भी जिक्र है, और पाठशाला के गुरुजी का भी जिक्र है। तो यह कुछ कैरेक्टर है कहानी के, मुख्य तौर पे भोलानाथ और उनके पिताजी, और अंत में उनकी माताजी के इर्द गिर्द यह पूरी कहानी है, जो कि आपको अभी समझाई जाएगी। बात करें अगर इस कहानी के दौरान, जब आप इस देखिए, मैं हमेशा जब भी कोई क्लास ले रहा हूँ हिंदी का, तो हमेशा मैं छात्रों को बोल रहा हूँ कि आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका, क्षितिज और हिंदी ग्रामर खरीद ले। ठीक है। और खुद से पढ़ने की ट्राई करें। जब आप कहानी पढ़ें उसके बाद हमारे वीडियो आएँ, यूट्यूब वीडियो हमारे देखिए या कंप्लीट देखिए। वैसे छात्रों के लिए हम वीडियो ले रहे हैं जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आप बुक खुद से पढ़िए। उसके बाद एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रैक्टिस करिए और PDF प्राप्त करिए और अपनी तैयारी को देखिए कि किस प्रकार से हमारी तैयारी थी और उसको अपडेट करने की कोशिश करिए। कठिन शब्दों की अगर हम बात करें इस कहानी से संबंधित, तो पहला है मृदंग। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तड़के मिस होता है प्रभात सवेरा, मतलब सुबह सुबह, और लीलार मिस होता है ललाट, फोरहेड। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट त्रिपुंड।
त्रिपुंड जो सो एक प्रकार का तिलक है जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती है। उतान मतलब होता है पीठ के बल सोना लेटना। सानकर मीन्स मिलाना लपेटना या गुथना। सानकर जो हम लोग चावल वगैरह खाते हैं। उसके बाद अफर मीन्स भर पेट से अधिक खा लेना। ठौर मीन्स स्थान या अवसर होता है। नेक्स्ट हम बात करें महतारी। महतारी मीन्स होता है माँ, माता जी। कड़वा तेल सरसों का तेल को कहा जाता है। बोधकर मीन्स सराबोर कर देना, यानी कि मतलब उसमें डाल देना। चंदवा मीन्स होता है छोटा समियाना। ज्योनार का मतलब भोज या दावत। उसके बाद जिमने मीन्स होता है भोजन करना। नेक्स्ट हम बात करें अमोले। अमोले का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा। उगते हुए आम के पौधे को अमोले कहा जाता है। उसके बाद ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। कसौरे मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा। रहरी मिस अरहर, अरहर आप समझ रहे हैं, अरहर की दाल। उसके बाद है अठई। अठई मिस होता है कुत्ते के, देखिए ये इस प्रकार का है कि कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे जो कीड़े होते हैं, किलनी होते हैं, उसे अठई यहाँ पे बताया गया है। चिरौरी दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना को की जाती है, विनती को की जाती है, जो कि लेखक के पिता गुरु जी के समझ करके जो लेखक को छुड़वाते हैं, जब वो उन्हें गुरु जी मतलब जब लेखक और उसका जो मित्र था बैजू, उन्होंने तिवारी जी का मजाक उड़ाया था तब। उसके बाद है ओसारे, जिसका मतलब होता है बरामदा। अमनिया, अमनिया जिसका अर्थ होता है साफ या शुद्ध, जो कि आप देख सकते हैं कहानी में उनकी जो माँ होती है चावल को अमनिया रहती है, यह कहानी में जिक्र किया गया। दोस्तों अगर आपको हमारा काम सही लग रहा है तो आप S4J स्टडी फॉर गोल्स का यूट्यूब चैनल तो डाउनलोड करें ही। कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करें 8986772733 और इस पर कॉल करके या मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप इस यूज़र नेम के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। अब आइए इस कहानी का हम जो है सार संदेश देख लेते हैं कि आखिर में इस कहानी के माध्यम से लेखक हमारे तक क्या संप्रेषित करना चाहते हैं, क्योंकि लेखक का मकसद होता है कि सोसाइटी में उनकी विचारधारा फैले या सोसाइटी में वह बदलाव लाना भी उनका मकसद होता है। तो इनके हम सार संदेश देखिए। माता का अंचल जो कहानी है यह आपको पहले बता दिया गया है, देहाती दुनिया उपन्यास का एक अंक है, छोटा सा अंश है, वहाँ से लिया गया है। अब इसका सार संदेश क्या है, क्या इस छोटे से कहानी के माध्यम से आप तक चीज़ें पहुँचाई जा रही है, तो वह है कि माता का अंचल यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था। अब दोस्तों 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इतना ही नहीं, यह संस्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका, तो इसमें दोस्तों ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है, नॉर्मल भाषा में किया गया है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है, यानी कि अपने बारे में इन्होंने लिखा। आत्मकथात्मक शैली मतलब अपने बारे में इन्होंने बताया है पूरे नोवेल में, ठीक है। उसके बाद संकलित अंश माता का अंचल में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। अब जो यह अंश आप पढ़ रहे हैं माता का अंचल, इसमें जो है क्या बताया गया कि ग्रामीण अंचल और उसके क्षेत्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों का खेल इसमें दिखाया गया, कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार, लोकगीत आदि इसमें जगह जगह पे लोकगीत आते हैं और उनके प्रसंग इसमें शामिल है, जो कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गवार निरक्षर व्यक्ति या मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं, लोकल लोग भी। आगे है कि शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश को भी चित्रण किया कि उस वक्त उस दौरान जो था किस प्रकार से परिवार रहा करते थे, किस प्रकार की सोसाइटी समाज था, ठीक है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा, इंस्टाग्राम पे इन यूजर नेम के माध्यम से, यूट्यूब पेज नाम के माध्यम से, और ऐप आप डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही है झारखंड जीके से संबंधित या प्रैक्टिस सेट से संबंधित, या फिर पेपर 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको S4J स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम और ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। चाहता है आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड सचिवालय, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही या नगर पालिका वगैरह कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे आप कहानी आपके समझ आ गई। तो मैंने पिछला वीडियो लिया था, मैंने पूछा था छात्रों से कि आप बताओ, क्योंकि वीडियो क्या होता है कि बहुत लंबा हो जाता है, तो पूरा कहानी, इतना लंबा कहानी पढ़ाना पॉसिबल है नहीं। यह PDF मैं टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप बुक खरीद के इसको पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद कहीं कोई लाइन में दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का यूज़र नेम हमने यहाँ पर दे रखा है इसी PDF में, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर पे, MCQ देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। चूँकि दोस्तों आपको इस वीडियो में कहानी पूरी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाई गई, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ तो खास लाए। तो पहले तो आपने बेसिक नोट्स देखा, अब आपको इस वीडियो में इस कहानी से संबंधित 30 प्रश्न मैं पूरे दे रहा हूँ, ताकि आप भविष्य में जब एग्जामिनेशन लिखे तो इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, निम्न में से किनकी कृति है? शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर, मधु कंकारिया, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिव पूजन सहाय का है। और माता का अंचल जो आप ये कहानी पढ़ रहे हैं इसी उपन्यास का एक अंक है, यानी कि देहाती दुनिया जो उपन्यास है जो कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ, इसी का अंक है आपका माता का अंचल जो कहानी आप इस दौरान पढ़ रहे हैं और इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय का जन्म वर्ष क्या है? 1893, 1963, 1932 या 1957? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893। 1893 में शिव पूजन सहाय सर का जन्म हुआ था। आपको मैंने पहले बताया था उनवास गांव रोहतास बिहार में इनका जन्म हुआ था। और अगर डेट की बात करें तो 9 अगस्त को इनका जो है जन्म हुआ है, 9 अगस्त 1893 को। ठीक है, नेक्स्ट हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकलनविश की नौकरी की? रांची, कलकत्ता, बनारस या रोहतास? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनारस। ठीक है, 10वीं के बाद इन्होंने किया था, तो इसको आप याद रखें कि 10वीं के बाद इन्होंने नकलनविश की जो नौकरी की थी कहाँ पे? बनारस की अदालत में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? उलगुलान, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, निम्नलिखित पत्रिकाएं जो आपको दी गई उनमें से बताना आपको कि शिव पूजन सहाय की संपादित पत्रिकाएं कौन है। ऑप्शन नंबर ए मतवाला एवं मौधरी। देखिए अलग अलग पत्रिका है, मतवाला अलग है, मौधरी अलग है। ठीक है, मतवाला एवं मौधरी, जागरण एवं बालक, हिमालय, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो पत्रिकाएं हैं इनके जो मतलब ये इन्हें जो है शिव पूजन सहाय के द्वारा ही संपादित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गद्य कृतियाँ शिव पूजन सहाय की है? ऑप्शन नंबर ए देहाती दुनिया, ऑप्शन नंबर बी वे दिन वे लोग, ऑप्शन नंबर सी ग्राम सुधार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर अगेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, ये तीनों जो गद्य कृतियाँ हैं इसके लेखक शिव पूजन सहाय ही हैं। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय, थोड़ा सा नीचे, शिव पूजन सहाय जो है इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? 1955 में, 1960 में, 1963 में, 1959 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 में। और इन्हें जो पद्म भूषण दिया गया था वह साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था, तो इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा क्योंकि कभी कभी उनका क्षेत्र भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है कि शिव पूजन सहाय का देहांत कब हुआ? मृत्यु को कब उन्हें प्राप्त हुए? 1893, 1947, 1960 या 1963? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1963। अगर पूरी अगर हम बात करें तो 21 जनवरी, मैं लिख देता हूँ, 21 जनवरी 1963, 21 जनवरी 1963 को पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। मैंने ऑलरेडी नोट्स के माध्यम से यह बताया था। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है कि माता का अंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया, गोदान, मेरा जीवन या 3 इडियट्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है देहाती दुनिया। अभी इसके बारे में आपको बताया गया कि 1926 में आया था और इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ आपको दी जानी थी आपको दी जा चुकी है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? प्रयोगात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, जीवात्मक शैली या उपरोक्त सभी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई यह जो है नोवेल है। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? शिवा, भोलानाथ, भोला या भोला बिहारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव पूजन सहाय सर का जो बचपन का नाम है वह भोलानाथ है। और कहानी में एक असल नाम भी इनका दिया गया था, मैं लिख देता हूँ अगर क्वेश्चन उससे संबंधित आ जाए तो आप देख लीजिएगा। तारकेश्वर भी इनका एक नाम कहानी में दिया गया था, असल नाम, परंतु इन्हें जो है कहानी में इनके पिताजी के द्वारा शिव पूजन सहाय को भोलानाथ ही बोला गया है, भोलानाथ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता था। तो ऑथेंटिक आंसर इसका जो है ज़्यादा भोलानाथ होगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चों का तंग। यह उक्ति किस कहानी की है? ऑप्शन नंबर ए माता का अंचल, ऑप्शन नंबर बी नेताजी का चश्मा, ऑप्शन नंबर सी लखनवी अंदाज, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज पंचम की नाक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माता का अंचल। ये और ध्यान दें कि देखिए आपको अब पूछा जाएगा कभी कभी, देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, यहाँ पे मृदंग आया है। तो मृदंग दोस्तों मैं बता दूं एक प्रकार यह वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं, हालांकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है कि माता के अंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? कहानी में साफ बताया गया है कि जो लेखक हैं वे अपने माताजी और पिताजी को किसी पार्टिकुलर नाम से पुकार रहे हैं। तो ऑप्शन से डैडी, पिताजी, बाबूजी या पापा?
तो इस कहानी में माता के अंचल के लेखक जो है अपने पिताजी को बाबूजी कह के पुकारते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आपको उनकी माता जी से संबंधित भी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो माता के अंचल के लेखक अपने माँ को क्या कहकर पुकारते थे? मॉम, माँ, माई या मैया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैया के कहकर वह पुकारा करते थे अपने माँ को। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि माता का अंचल पाठ के लेखक के पिताजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, पूजा पाठ के पश्चात वे राम राम लिखते थे, सही बात है। वह 500 बार कागज़ के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी में मछलियों को खिलाते थे, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर लेखक को बिठाकर झूला झुलाते थे, यह भी बात सही है। गाँव में यह कल्चर अभी भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, यह सभी बातें लेखक के पिताजी से संबंधित सही है। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि महतारी शब्द का अर्थ क्या है? पत्नी, बहन, माता या दादी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महतारी का अर्थ होता है माता जी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि भोलानाथ की मैया उनके सिर पे किस चीज़ का तेल लगाती थी? नारियल का तेल, कड़वा तेल, लाल तेल या आंवला का तेल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कड़वा तेल लगाया करती थी। कड़वा तेल मीन्स होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल उनकी माता जी उनके माथे पे लाया करती थी, उससे सराबोर कर दिया करती थी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? ऑप्शन नंबर ए, जंगल में, बाजार में, चबूतरे पर या बालू पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चबूतरे पर उनका पूरा कार्यक्रम हुआ करता था बच्चों का। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि बाबूजी ने नहाने की चौकी का प्रयोग भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज़ के लिए करते थे? ऑप्शन है ढोलक, रंगमंच, पालकी या डोली? तो बाबूजी की नहाने की जो चौकी थी वह भोलानाथ एवं उनके साथियों के द्वारा एज ए रंगमंच यूज किया जाता था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाली बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ता था? ऑप्शन नंबर ए, मूसन, ऑप्शन नंबर बी, बैजू, ऑप्शन नंबर सी, भोलानाथ, ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा बाराती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा बारात निकाली जाती थी तो उसमें समधी बनकर बकरे पर चढ़ने वाले स्वयं भोलानाथ होते थे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि ऊंच नीच के बही कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यह गीत भोलानाथ एवं उनके साथी कब गाते थे? ऑप्शन नंबर ए, बारात के समय, ऑप्शन नंबर बी, फसल काटते समय, ऑप्शन नंबर सी, मिठाई की दुकान बढ़ाकर मीन्स बंद करके, ऑप्शन नंबर डी, घरौंदा बनाते वक्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल काटते वक्त। देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को क्वेश्चन देख के भी, ठीक है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है कि भोलानाथ एवं उनके साथियों को किसने खदेड़कर ढेलों से मारा? बाबूजी ने, मूसन तिवारी ने, बूढ़े वर ने या मैया ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़े वर ने, जब ये लोग बूढ़े वर को चिढ़ा रहे थे। किस प्रकार से चिढ़ा रहे थे आप पूरी कहानी पढ़िए। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हमें लाइन बाय लाइन कहानी पढ़नी है। तो लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाना मेरे लिए ज़्यादा कठिन काम है नहीं, बस समय लगता है उसमें ज़्यादा, इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको स्किप किया। अदरवाइज पिछले क्लास में तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया गया था। नेक्स्ट आप कमेंट करो, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मेजोरिटी में उस हिसाब से वीडियो ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए ली जा रही है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, वर्षा बंद होने पे बाग में क्या निकल आए थे? यहाँ पे में होगा, ठीक है, मिसटाइप है। में क्या निकल आए थे? सांप, बिच्छू, गिरगिट या चूहे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा होने के बाद बाग में बिच्छू निकल आए थे। कई बार कहानियाँ पढ़ के भी आपको बहुत सारे नेचुरल चीज़ें पता चल जाती है, जिससे आप सतर्क रह सकते हैं अपने आम जीवन में। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है कि मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर कहा बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा? इसका सही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है भोलानाथ, भोलानाथ के बाबूजी, बैजू या चिड़ियों ने? तो जो बैजू था भोलानाथ का मित्र, उन्होंने मूसन तिवारी को चिढ़ाते हुए कहा था कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और इस बात के लिए जब यह गुरु जी के पास, देखिए इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि यह जो मूसन तिवारी है यह पाठशाला के गुरु जी के समक्ष इन दोनों का शिकायत करता है। उसके बाद बैजू तो नहीं पकड़ा जाता पर भोलानाथ पकड़े जाते हैं, और इनके लिए उन्हें इस बात के लिए उन्हें काफ़ी डांट फटकार पड़ती है, और उसके बाद उनके पिताजी के द्वारा उन्हें छुड़ाई जाती है विनती करके। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है कि चूहे के बिल में क्या निकला था? चींटी, सांप, बिच्छू या चूहा? देखिए अभी जब मैं आपका MCQ करवा रहा हूँ तो बहुत सी मतलब प्रश्न से संबंधित मैं आपको कहानी बैक स्टेज बता दे रहा हूँ। ये चीज़ें तब होती है जब आप पहले कहानी पढ़े हुए होते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक भी बार स्वयं से खुद से कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ा कीजिए। आप एक बार कहानी पढ़ लोगे तो उससे बनने वाले अधिकतर प्रश्न आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप था। चूहे के बिल में जब इन लोग पानी उलेच रहे थे, पानी डाल रहे थे, तो उसके बाद सांप निकल गया था, ठीक है।
उसी से लेखक काफ़ी डर गए थे और माँ का शरण लिए थे, जो कि आगे आपको प्रश्न में पूछा जाएगा। सांप के डर से भागकर भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली? बाबूजी, मास्टर जी, मैया या मूसन तिवारी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैया। विपदा में उन्हें जो है अपनी माता का आंचल ही याद आया और यही कहानी का जो शीर्षक लिखने का मतलब लक्ष्य होगा। आई होप कि यही होना होगा, या लेखक ने इसी बात को सोच के इसी चीज़ को प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि पूरे कहानी उन्हें जो है पिताजी का लाड प्यार मिल रहा है, लेकिन कहानी के अंत में अचानक से माँ की ममता को दिखाई गई कि किस प्रकार से विपदा में जो है लेखक सांप से डर के माँ की आंचल थामते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है कि माँ की आंचल में जाके शरण लेते हैं। 27वां प्रश्न है, लेखक को बचपन में अध्यापक से खरी खोटी क्यों सुननी पड़ी थी? बैजी को पीटने के कारण, पाठशाला से भाग जाने के कारण, गांव के स्कूल में अधिकतर जो है छात्र भाग जाया करते हैं खाने के बाद। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है कि चूहों के बिल में पानी डालने के कारण या मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण, जो कि बैजू और हमारे लेखक ने दोनों मिलकर की थी, लेकिन उन्हें जो ताना था वह बैजू ने मारा था, लेकिन फंस गए हमारे लेखक। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, यह बच्चे किसे देखकर गाते थे? बूढ़े वर्ग को, मूसन तिवारी को, चिड़ियों को, मुर्गियों को? इस प्रकार के लाइन कहानी में काफ़ी और काफ़ी अच्छी अच्छी लाइन से आप उन्हें पढ़ के नोट कर सकते हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियों को। जब चिड़ियों को देखते थे बच्चे तो वह गाया करते थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है कि भोलानाथ को सर्वाधिक लगाव किससे था? बैजू से, मैया से, बाबूजी से या खुद से? तो उनको सर्वाधिक जो लगाव था, लाड प्यार था, जिनके साथ ज़्यादा समय उनका व्यतीत होता था, वह था बाबूजी। बाबूजी थे और बाबूजी के साथ उनका जो है अधिकतर समय बीता करता था। नेक्स्ट हम 30वें प्रश्न पे आते हैं और आज का यह जो 30वां प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का काम करेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी होगी। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको इससे संबंधित संपूर्ण जो है कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अब इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो विपदा के समय भोलानाथ किसका शरण लेता है? आपके समझ क्वेश्चन से बाबूजी का, बैजू का, मूसन तिवारी का, मैया का? एक ऑप्शन सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके देनी है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 की संपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हो, अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10+ फुल लेंथ टेस्ट और डॉप क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मेंटरशिप, तो आप यह कोर्स हमारे एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे अवेलेबल है। हमारा ऐप डाउनलोड करके विजिट करें और इस कोर्स का आप लाभ ले सकते हैं। इसी कोर्स में आपको जो है आगामी एक कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स की पुस्तक मिल जाएगी, जो कि फ्री डिलीवरी कराई जाएगी। यदि आप झारखंड के निवासी यानी कि झारखंड के 24 जिलों में से आप किसी जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको यह पुस्तक बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी करी जाएगी एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के टीम के द्वारा। ठीक है, अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप नहीं डाउनलोड कर रहे हैं तो जरूर कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दीजिएगा। अंततः जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।